नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से खोलने के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। इस दिशा में यूएई बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल यानी मल्टीनेशनल नेवल फोर्स गठित करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और तेल व व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रह सके। बताया जा रहा है कि इस पहल के तहत यूएई ने कई देशों से संपर्क साधा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने का प्रयास तेज कर दिया है। साथ ही इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी संपर्क किया गया है ताकि व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएई की यह पहल न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा प्रयास है। तो होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर यूएई की पहल देखने को मिली है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, यूएई ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर ये पहल की है, मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि जब तक इस तरीके के प्रयास नहीं होंगे तो ईरान बात नहीं मानेगा, ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के बड़े शक्तिशाली देश जब तक बाहर नहीं आएंगे और परेशानियों से आगाह नहीं करवाएंगे और कितना आर्थिक संकट ऊर्जा को लेके हो चुका है और हो रहा है, होने वाला है, उसको जब तक इनको बताएंगे नहीं तब तक ये चीजें सुलझने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, कुछ जो बड़ी शक्तियां हैं जो इनमें बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं ये समस्या को सुलझाने के लिए, वो आगे नहीं आ रहे हैं। क्यों आगे नहीं आ रहे? क्या उनको अमेरिका से रिश्ते खराब होने का डर है, या फिर इजराइल से खराब होने का डर है, या फिर ईरान के साथ में है? क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं साहिल जी, वो तीनों कंट्रियों से एसोसिएट हैं जी। चाहे आप पाकिस्तान को ले लो, अमेरिका को, भारत को ले लो, चाइना को ले लो, तो ये सारे जो देशों की अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है किसी तरीके का कोई हल निकलने वाला नहीं है। और स्टेट हॉर्मुज का देखो, ये तो मानना पड़ेगा, मोनोपोली है ईरान के पास और वो जो चाहे वो करे, किसी के जहाज रोके या किसी तरीके से बहुत ज्यादा भार देके, जैसे चाइना ने कुछ अपने जहाज निकलवाए हैं बीच में और बहुत अतिरिक्त उन्होंने अपने टोल दिया है, तो इस तरीके को लेके कई देश जो है वो पीछे हट चुके हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सामान्य स्थिति चाह रहे हैं। वो सामान्य स्थिति में यूएई की जो पहल है मुझे लगता है अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी उनके जहाज़ों को वहाँ पर रोका नहीं जाएगा। दूसरी तरफ यूएई की तरफ से जो ये पहल की गई है, अमेरिका लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि जब तक बाकी के जो देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो जब तक पहल नहीं करेंगे तब तक होर्मुज खुल पाना नामुमकिन सा नज़र आ रहा था। तब किसी भी देश ने कोई पहल नहीं की, लेकिन अब यूएई ने ये पहल कर दी है, यानी कि इस बात से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक संकट है ऊर्जा को लेकर, वो अब व्यापक रूप से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई देशों को अब डर सताने लगा है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगी और धीरे धीरे ईरान पर जो दबाव है वो भी अब बढ़ने लगेगा। साहिल जी, आसान शब्दों में आपको समझो, यूएई का जो ये दबाव है, ये खुशनुमा दबाव नहीं है, फ्रेंडली दबाव नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है, तानाशाही दिखाई दे रही है। क्योंकि जो ईरान अगर हमले जितना कर रहा है इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और ये भी कंट्री उसमें, क्योंकि आज की डेट में ईरान का जितना बड़ा दुश्मन इजराइल है, अमेरिका है, उतना ये खाड़ी देशों के कई जो देश हैं जिनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि यूएई ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, चल रहा था उनके पास जितना गैस भंडारण था, सब कुछ था, लेकिन अब उनको दिक्कत है हमसे ज्यादा, दूसरे कंट्रियों से ज्यादा होने लगी है। अब ये बात इनकी तरफ से पहल क्यों हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तकरीबन घुटने टेक चुका है। क्योंकि अब जैसे जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि
यूएई की तरफ से ये हुआ है, अमेरिका की तरफ से ये हुआ है, इजराइल की तरफ से ये हुआ है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईरान किसी तरीके से अपने से कोई कदम बढ़ा रहा हो या अपने से बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव या किसी को कह रहा हो या किसी के पास ये डोजियर भी भेज रहा हो कि प्लीज आप बीच में आइए और हमारा युद्ध को रुकवाइए और कोई कुछ भी किसी भी तरीके से सॉल्यूशन को निकलवाइए। ऐसा नहीं कर रहा है ना बिल्कुल भी। उनको पता है कि वो आज करो और मरो की स्थिति में आ गया है। उनको पता है इस समय अगर हमने घुटने टेक दिए और जरा सा भी हमने हार मान ली तो आने वाले समय में ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल दोनों कब्जा कर लेंगे। फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है ईरान पूरी तरीके से तत्परता के साथ में अपनी सैन्य शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और उनके अभियान मुझे लग रहा है कल से और ज्यादा तेज हो गए। और ये जो मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है उससे किस तरीके का असर पड़ता हुआ आने वाले समय में देख रहे हैं आप? असर क्यों पड़ेगा? मल्टीनेशनल जितनी भी चीजें बन रही हैं तो वो एक सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए है। भाई अमेरिका हार गया अपने से, अमेरिका कह रहा मेरे से बात नहीं बन पा रही है। उन्होंने मध्यस्थता को लेके पाकिस्तान को भी आगे करा, उनसे भी बात नहीं बन पा रही है। अब बात आ जाती दूसरे खाड़ी देशों को, अब वो धीरे धीरे उनको आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता नहीं इस पे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला। लेकिन रमेश जी, जब जिस तरीके की वो कहावत है कि मरता क्या ना करता, अगर ईरान के ऊपर इस तरीके का दबाव बनेगा तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि ईरान जो भी थोड़ी बहुत रियायत यहाँ पर दे रहा है उसको भी बंद कर दे और उसके बाद जो ये ऊर्जा का संकट है वो इतना ज़्यादा गहरा जाए कि ईरान के सामने सभी को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़े, खासकर अमेरिका और इजराइल की अगर हम बात करें। मुझे लग रहा है ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान को अगर उनकी चीजों को देखो तो उन्होंने कम से कम मानवता दिखा रखी है। मानवता इसलिए दिखाई है, अगर यहीं पे इसके जगह अगर खुदा न खास्ता अमेरिका होता, अमेरिका पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देता। उसके बाद में चाहे कोई जीता चाहे कोई मरता, वो इस तरह के मौके छोड़ता नहीं। जबकि यहाँ पे ईरान की अगर देखें, उनके अंदर सिंपैथी है। वो नहीं चाहते कि भारत बहुत ज्यादा परेशान हो या दूसरे मित्र देश है जो ज्यादा परेशान हो। वो कम से कम वो उतनी सहूलियतें देना चाह रहे हैं कि उनका जनजीवन चलता रहे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूएन से संपर्क साधा गया है। वैश्विक सहयोग को लेकर समुद्री सुरक्षा और व्यापार बचाने पर जोर दिया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर यूएई की ये पहल सामने आई है। मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बालेन शाह ने पीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। नेपाल के सबसे युवा पीएम बालेन शाह बन गए हैं। तो बालेन रैपर काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से उन्होंने हराया था। तो बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं, जिससे अगर बात की जाए तो युवाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर मिल गई है। तो नेपाल के सबसे युवा पीएम बालेन शाह बने हैं। बालेन रैपर काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से उन्होंने हराया था। नेपाल के सबसे युवा पीएम बालेन शाह बने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण करने के बाद राजनीति में एक नया अध्याय नेपाल में शुरू हो गया है। वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं, जिससे युवाओं के बीच खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। राजनीति में आने से पहले बालेन शाह एक लोकप्रिय रैपर के रूप में पहचान बना चुके हैं और काठमांडू के मेयर के रूप में उनके कार्यकाल को भी काफ़ी सराहा गया था। हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हराकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का परिचय दिया। उनकी जीत को बदलाव और नई सोच का प्रतीक माना जा रहा है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से नेपाल की राजनीति में युवा नेतृत्व और नए दृष्टिकोण की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तमिलनाडु में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है,
क्योंकि विभिन्न दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तमिल मनीला कांग्रेस का ये कदम एनडीए के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो गठबंधन की रणनीति को मजबूती मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तमिलनाडु चुनाव में सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए सहयोगी टीएमसी ने बड़ा ऐलान किया है, 5 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो गठबंधन की रणनीति को मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगभग 1 महीने से जारी तनाव और संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी और मैं 2 ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर दिखाते हैं। अमेरिकी दूतावास ने यह संदेश भारत में अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शुक्रवार को साझा किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध और मजबूत होगा और उन्होंने पीएम मोदी को भरोसेमंद सहयोगी बताया। यह बयान पीएम मोदी के साथ हुई टेलीफोन बातचीत के बाद आया, जो मध्य पूर्व की स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रही। बातचीत में दोनों नेताओं ने शांति बहाली, डी एस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रक्रिया का समर्थन करता है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना आवश्यक है। भारत इस जंग में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वो अमेरिका, इजराइल और ईरान सभी के साथ अपने अच्छे संबंधों के माध्यम से शांति प्रयासों में अहम भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से इस समय मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और ऊर्जा की कीमतों पर असर पड़ा है। इसलिए भारत और अमेरिका की बातचीत वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित हत्या की खबरों और अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के बीच बढ़ते तनाव के खिलाफ किया गया। इस दौरान विधायकों ने नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को भी बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयम बरतने और हालातों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की। विधानसभा परिसर में हुए इस विशेष विरोध ने स्थानीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चिंता को उजागर किया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में 10 प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बताया कि इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से आम जनता को राहत देना है। इससे उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ कम महसूस होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ये सुनिश्चित करती रही है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रुकावट ना आए और कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव से आम जनता प्रभावित ना हो। सरकार का ये कदम न केवल ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि आम लोगों की दैनिक ज़रूरतों और खर्चों पर भी सकारात्मक असर डालेगा। विशेष रूप से ये राहत कदम वैश्विक तेल संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लिया गया है, ताकि घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार लगातार बाजार की निगरानी कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे। वहीं दिल्ली में आगामी सत्र में लोकसभा में जनविश्वास बिल पेश किया जाएगा। ये बिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बिल का उद्देश्य जनता के विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। बिल में ऐसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो चुनाव प्रक्रिया, सरकारी जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दें। विशेषज्ञों के अनुसार ये बिल न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम है, बल्कि नागरिकों के बीच लोकतंत्र के प्रति भरोसे को भी बढ़ावा देगा। संसद में इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से गहन बहस की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी दल बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा सकते हैं और इसे लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बिल के पारित होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार और जनता की भागीदारी बढ़ सकती है। वहीं पाली जिले के वाली क्षेत्र के जूना बेड़ा गांव में देर रात पैंथर के हमले से हड़कंप मच गया। घटना बेड़ा के पास मोतीराम पनाराम देवासी के बाड़े में हुई, जिसमें 10 भेड़ें मौत के घाट उतार दी गई और 4 भेड़ें घायल हो गई। यह हमला रात करीब 3 बजे हुआ, जब एक वयस्क पैंथर और उसके 2 शावक बड़े बाड़े में घुस आए। भेड़ों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पशुपालक मौके पर पहुंचे और भयानक स्थिति देखी। सुबह सूचना मिलने पर बेड़ा पुलिस चौकी के प्रभारी तेज सिंह, वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक दल घटनास्थल पर पहुंचे। वन रक्षक अधिकारी राजू सिंह खींची ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी।
पशु चिकित्सक रणजीत परिहार ने घायल भेड़ों का उपचार किया। इस घटना से पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वो प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने बताया कि पैंथर की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी जाएगी। तो आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती और अंबेडकर जयंती के मद्देनजर धौलपुर शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का आयोजन किया। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने किया, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने सुपरविजन संभाला। पैदल मार्च महात्मा नंद की बगीची से शुरू होकर पुराना शहर, फद्दी चौराहा, जगन तिराहा, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, बजरिया और गडरपुरा तक मुख्य बाजारों में किया गया। पुलिस अधीक्षक ने गश्त के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और मुख्य बाजार की स्थिति का जायजा भी लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य शहर में शाम के समय शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना है। पैदल मार्च के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, यातायात प्रभारी, क्यूआरटी टीम और सभी थानों के पुलिस जत्थे मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त बाड़ी कस्बे में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगीड़ के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वहीं तारानगर के मां जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय में लाखों रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर रहे। समारोह में भामाशाह ताराचंद गोयल और विम्मी गोयल की तरफ से बनवाए गए विज्ञान भवन के नवनिर्मित कक्षों का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि गोयल परिवार की तरफ से महाविद्यालय के बच्चों के लिए किए गए कार्य हमेशा याद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने भी भामाशाह परिवार की इस सेवा भावना की प्रशंसा की और कहा कि उनका योगदान अवर्णनीय है। और समारोह में अतिथियों ने माला, साफा, शॉल और मोमेंटो देकर गोयल परिवार का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नागरदास तपोवन, चूरू विधायक हरलाल सहारण, पद्म भूषण देवेंद्र झांझड़िया, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, विधायक प्रत्याशी राकेश जांगीड़, पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी, समाजसेवी श्री कुमार लखोटिया, गोपाल शरण गर्ग, श्याम सुंदर चाचान, शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल सहित महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र और नागरिक मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह ने शिक्षा और समाज सेवा के महत्व को उजागर किया और बच्चों के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने में भामाशाह परिवार की भूमिका को सराहा गया। जालपा देवी महाविद्यालय में भामाशाह ताराचंद जी गोयल ने पूरा विज्ञान संकाय का कई भवनों का निर्माण कराया है। ये परिवार सामाजिक सारोकारिता का परिवार है। बड़े शहरों में रहकर धन कमाकर अपनी मातृभूमि का विकास करना इनका संकल्प है। सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है। इसीलिए इस कार्यक्रम में आज उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिन्होंने अगले सत्र के अंदर या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और हिंदी के विषय में कॉमर्स खोलने का जिन्होंने ऐलान किया है, सिंथेटिक ट्रैक का ऐलान किया है। आज सौगात मिली उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों। जालपा देवी महाविद्यालय में वहीं विराटनगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पणदो में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर परमानंद शर्मा ने की। समारोह में कक्षा 9 में अध्ययनरत नव बालिकाओं को राज्य सरकार के आदेशानुसार निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। समारोह में बालिकाओं के माता पिता भी उपस्थित रहे। साइकिल वितरण के दौरान बालिकाओं के तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया और मिष्ठान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने इस अवसर पर राजस्थान सरकार की तरफ से संचालित विद्यालय स्तरीय लाभकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षक और गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। इसमें जगदीश प्रसाद वर्मा, रवि कुमार मीणा, रामकिशोर यादव, अमिताभ बैरवा, राजेश असवाल, योगेश कुमार, लखन भारती, ताराचंद सैनी, रामजी लाल गुजर, यादवेंद्र मीणा आदि शामिल रहे। समारोह का समापन भारत माता के उद्घोष के साथ किया गया। ये कार्यक्रम नव बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। उपस्थित लोगों ने सरकार और विद्यालय प्रशासन की इस पहल की सराहना की।
उधर रायसिंह नगर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों से होकर गुजरी। मुख्य बाजार में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भगवान श्री राम के जयकारों और भक्ति गीतों के बीच शोभा यात्रा का उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया गया। यह शोभा यात्रा श्री रामनवमी महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद प्रखंड रायसिंह नगर के तत्वाधान में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष अमरदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। शोभा यात्रा में धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियां भी दर्शनीय रही, जिससे पूरे मार्ग का वातावरण भक्तिमय बना। धार्मिक बस सेवा समिति ने मुख्य बाजार में श्रद्धालुओं के लिए पुष्प वर्षा और जलजीरा सेवा की व्यवस्था की, जिससे उपस्थित लोग तृप्त और प्रसन्न रहे। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस थाना के जवान भी पूरे मार्ग पर तैनात रहे। शोभा यात्रा ने शहरवासियों में धार्मिक उत्साह और सौहार्द का संदेश फैलाया। आयोजकों और प्रशासन ने मिलकर इसे शांतिपूर्ण और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड के ढाणी गैसकान स्थित गुरुकुलम AI टेक्नो स्कूल में 25 मार्च 2026 को खेलो इंडिया युवा शक्ति स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता भगत भारत संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित की गई, जबकि ब्लैक कैट एजुकेशन फाउंडेशन और NSHRD द्वारा प्रायोजित रही। प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, 3000 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, खो खो और रस्सा कश्ती शामिल रहे। नन्हे विद्यार्थियों के लिए चम्मच नींबू दौड़, बोरी दौड़, म्यूजिकल चेयर आदि मनोरंजक खेल आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विनय भूषण को फाउंडर भगत भारत संस्थान ने फीता काटकर किया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश मीणा, प्रिंसिपल किरण यादव और NSHRD के फाउंडर कमल यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागी को सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्यालय निदेशक सतीश कुमार यादव ने कहा कि ऐसे खेल आयोजन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर रखने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा खेल में समय देने की सलाह दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।